दर्शकों, साइबर स्कैम्स की दुनिया में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके फियर्स, ग्रीड और लस्ट का फ़ायदा उठाकर आपको अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आज के दौर में हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो हम उनका शिकार बन भी जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हम लोग जो है ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें हम खुद ही को फंसा लेते हैं। और ऐसा आपके साथ तब होता है जब कोई आपको शिकार बनाने की कोशिश कर रहा होता है फ्रॉड एनफोर्समेंट ऑफिसर स्कैम में। बिल्कुल, ये जो फर्जी अधिकारी होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट करते हैं हमारे लिए, हमें डराते धमकाते हैं तो हम डर जाते हैं। तो क्या होता है ये फ्रॉड एनफोर्समेंट ऑफिसर स्कैम, क्या है, इससे बचने के उपाय, ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो। और जैसे आज हम बात कर रहे हैं फ्रॉड इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्कैम के बारे में, अक्सर ऐसा होता है जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये किसी ना किसी को इम्पर्सोनेट करके, ज़्यादातर कोई बड़ा पदाधिकारी या फिर कस्टम के अधिकारी को इम्पर्सोनेट करके हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं किसी भी विक्टिम को और बहुत ह्यूज डिमांड्स करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये ऐसा करते कैसे हैं? हाउ डू दे एक्चुअली कन्विंस अस कि वो रियल ऑफिसर्स हैं? देखिए, हाल के दिनों में इस प्रकार के काफ़ी मामले आए हैं और ये एक प्रकार का, अगर हम समझें तो हिप्नोटिज्म क्रिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, जहाँ पर वो कोई ऐसी घटना के बारे में बताते हैं कि आपके किसी पार्सल में ड्रग्स पकड़ी गई हैं या आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति आने पर लोग अचानक से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग साइकोलॉजिकली प्रेशर बना के ऐसा बताते हैं कि वो आपकी मदद भी करना चाहते हैं और उसको फिर स्कैम में कन्वर्ट करते हैं और लोगों से लंबी चौड़ी डिमांड यानी पैसों की मांग करते हैं। तो ये पूरी तरह से साइकोलॉजी का एक खेल है और इसी के थ्रू ये चलता है। सर, जैसे कि आजकल कहीं ना कहीं जो हमारे देश की पुलिस व्यवस्था है, ईडी है या फिर हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, आम जनता के साथ ना थोड़ा उनका ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, मतलब, और जो इसका फ़ायदा होता है फिर वो फ्रॉडस्टर उठा लेते हैं। उन्हें पता है कि लोग जो हैं डर जाएंगे तो वो उन्हें और ज़्यादा डराते हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे पैसा डिमांड करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत ही अजीब है। हालांकि हाल के दिनों में हमारे यहाँ ऐसे कई निर्णय आए हैं जिससे ये स्पष्ट किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया है कि लोगों को यूं ही गिरफ्तार बिना वजह नहीं किया जा सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये सचेत करना चाहता हूं कि पुलिस या कस्टम के अधिकारी बिना वजह लोगों को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को सचेत रहना चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं और लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि वो अरेस्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, डिजिटल अरेस्ट भी आ गया है जी। तो उस परिस्थिति को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हुए नकली अधिकारी जो अक्सर वीडियो कॉल पर आते हैं और वर्दी वगैरह पहने रहते हैं नकली, और लोगों को प्रभावित करते हैं और उसके बाद फिर उनका खेल शुरू हो जाता है और लंबी चौड़ी रकम की मांग की जाती है। और उसको लोग कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि चूंकि बैंक खातों के माध्यम से ही ट्रांसफ़र हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो शायद ये सुरक्षित है और वो आधिकारिक अकाउंट्स में जा रहे हैं। ट्रू कॉलर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उनका अकाउंट या उनका नाम भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कस्टम या पुलिस स्टेशन के नाम से आता है। फेक हो सकता है, होता है। उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है और उस पर विश्वास करने की वजह से लोग और भी ज़्यादा इसमें फंस जाते हैं जी। तो सर, जैसे अभी आपने बात की पार्सल्स के बारे में, तो अब कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई खबरें ऐसे सुनने में आई हैं कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये हमें एक पार्सल की फ़ोटोग्राफ भेजते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि ये वही पार्सल की फ़ोटोग्राफ होती है जो आपने खुद कुरियर किया होता है किसी भी काम के लिए। सबसे पहले तो भरोसा बन जाता है कि ये हमारा ही पार्सल है। उसके बाद फिर साइबर क्रिमिनल ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ गलत पाया गया है या फिर हो सकता है कि ऐसा हो कि हम लोग घबरा जाएँ क्योंकि हमारा भरोसा तो उनके ऊपर बन ही गया है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ है पार्सल की, ये साइबर क्रिमिनल के पास कैसे गई और इस स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत ही समसामयिक है। हम लोग अक्सर अपनी स्वयं की फ़ोटो यानी अपने पार्सल्स की या कोई चीज़ जा रही है, आ रही है,
ब्लू डार्ट से भेज रहे हैं या किसी से, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते जी हैं। जी। और हमारे फ्रेंड ग्रुप में कई बार ये क्रिमिनल्स भी होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, उनको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि आपने ऐसा कोई पार्सल कहीं पर भेजा है या कहीं पर आने वाला है। अपनी आने की किसी, हमने कोई अच्छी सी चीज़ मंगाई है, एक आईफोन मंगाया है, उसकी खुशी में सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जा रहे हैं कि हमें आने वाला है, आने वाला है, इस कंपनी से मंगवाया है, ये कोरियर नंबर है। ऐसे जानकारी को यूज़ करते हुए ये क्रिमिनल एक फेक आईडी, एक फेक बेबिल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और भी आवाज़ भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। वो हमारे सोशल मीडिया से हमारी ही जानकारी को लेकर हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो निजी जानकारी है, जब हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर समय समय पर डालते हैं, उसका अपराधी गलत इस्तेमाल करते हुए हमें फंसा सकते हैं। अच्छा, ये जो ठग होते हैं, साइबर ठग जो होते हैं, कभी कभी एनफोर्समेंट ऑफिसर बनकर हम लोगों को फ़ोन करते हैं और हमें ये कहते हैं कि हमारा जो बैंक है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, मतलब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है या इधर उधर गलत तरीके से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये हम कैसे पहचानें कि ये जो हमें फ़ोन आ रहा है ये सही है कि नहीं? साथ में वो हमसे एक्सेस भी मांगते हैं हमारे बैंक अकाउंट का, और कभी कभी तो ये भी होता है कि उनके पास हमारी बैंक डिटेल्स ऑलरेडी होती हैं। तो हम ये कैसे पता करें कि ये जो वाकई हमें फ़ोन आ रहा है ये जेन्युइन है या नहीं? देखिए, इसके कुछ बेसिक नियम हैं। जब भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट के अधिकारी आपको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन पर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे। आपकी कोई भी जानकारी वो फ़ोन से नहीं मांगेंगे। वो निश्चित रूप से आपको एक नोटिस भेजेंगे और किसी पुलिस स्टेशन में या जो भी उनका आधिकारिक ऑफिस है वहाँ पर आने के लिए कोई समय नियत करेंगे। आप ना तो उनको फ़ोन पर ज़्यादा बात करें और निश्चित रूप से उनको फ़ोन पर डॉक्यूमेंट्स ना भेजें। जहाँ तक बैंक खातों की जानकारी का सवाल है, किसी को भी, बैंक के अधिकारी को भी आपसे आपके बैंक खातों के बारे में फ़ोन पर जानकारी लेने का कोई अधिकार नहीं है और आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर बैंक खातों से संबंधित कोई मामला है तो तुरंत अपने बैंक की निकटतम ब्रांच में जाएं और वहां जाकर संबंधित जानकारी का आदान प्रदान करें। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल भी अपने खातों के बारे में और अपनी निजी जानकारी, जैसे आपका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, इस तरह की जानकारी को किसी को भी आदान प्रदान ना करें। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको व्हाट्सएप पे आपकी जानकारी देने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डाले। आप बिल्कुल इसको नहीं माने, आपको पूरा अधिकार है। आप समय लें और उनके आधिकारिक दफ्तर में जाकर ही उस जानकारी को दें। तो सर, आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे कि अभी आपने काफ़ी चीज़ें तो हमें बताई हैं, हम चाहते हैं आप और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं या और भी इससे डिफरेंट भी कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, या फिर कुछ ऐसा कोई आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, जितने भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो अक्सर ऐसे समय पर आपको फ़ोन करते हैं जब आप कहीं व्यस्त होते हैं। आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं और अचानक आपके पास फ़ोन आ सकता है कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपका फ़ोन 2 घंटे में बंद हो जाएगा क्योंकि हमें ऐसी सूचना मिली है कि आप अपराधों में लिप्त हैं। और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें तब मिलती है जब हम ये खुद से पोस्ट करते हैं। जब हम खुद, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने खुद ही पोस्ट किया है कि आज हम शिमला घूमने जाने वाले हैं, ट्रैवलिंग जाने वाले हैं, तो वो ऐसे समय पर आपको स्ट्राइक करते हैं। और उस समय चूंकि आप व्यस्त हैं, घर से दूर हैं या किसी काम से जा रहे हैं, तो शायद आपका ध्यान वहाँ लगा हुआ है और उस घबराहट में आप अपनी निजी जानकारी पहले उनसे शेयर कर बैठते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनसे कर बैठते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं उसको सोशल मीडिया पर थोड़ा अवॉइड करें, निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर ना दें। इसी प्रकार से अगर आपको कोई अधिकारी बनकर ये कहता है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं या आप हमसे वीडियो कॉल पर बात करिए, तो आप उस डिमांड को बिल्कुल मत मानिए। उनको कहिए कि आपको अगर हमसे बात करनी है तो आप नोटिस हमें भिजवा दीजिए हमारे एड्रेस पर और हमें एक नियत समय बता दीजिए ताकि हम आपके दफ्तर में पहुंच के, ऑफिस में पहुंचकर हम आपको अपनी संबंधित जानकारी दे सकें। घबराने की बात नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वी आर ए कंट्री रूल्ड बाय लॉ। कानून से चलने वाला हमारा देश है। हमारे देश के सभी नागरिकों को अपनी बात पूरी तरह से कहने का अधिकार है। भले ही उनसे कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने कोई अपराध भी हो गया हो, तब भी उनके पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात कहें। इसलिए घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है।
लेकिन जल्दीबाजी में अगर आप ये सोचते हैं कि आप सो कॉल्ड जो नकली अधिकारी हैं जी। उनको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर उस समस्या से आप बचना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। और इस गलत सोच के कारण ही लोग अक्सर ऐसे मामलों में फंस जाते हैं। जल्दबाजी और उनकी अपनी ही सोच कि शायद वो गलत काम करके गलत काम से बच जाएंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और साथ ही हमें ये भी समझ आता है कि जो भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो एक प्रॉपर चैनल से ही होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी ने फ़ोन किया या वीडियो कॉल किया और हम उनसे घबरा गए। बिल्कुल आपने और सही सर कहा। अगर किसी के साथ किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है, कोई साइबर क्राइम हो जाता है, पैसों का कोई नुकसान हो जाता है, वो कहाँ गुहार लगा सकते हैं, कैसे उनके पैसे वापस आ सकते हैं, वेयर टू सीक हेल्प फ्रॉम? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सबसे पहले अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, यानी पैसों का नुकसान हुआ है साइबर क्राइम के माध्यम से, तो 1930 नेशनल हेल्पलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उस पर तुरंत फ़ोन करें और वहाँ पर अपने ट्रांजैक्शन आईडी यानी जो UTR होता है उसके साथ अपने साथ हुए नुकसान के बारे में बताएं। उसके अलावा cybercrime.gov.in ये एक राष्ट्रीय वेबसाइट है, अगेन होम मिनिस्ट्री की तरफ से है। इस पर भी आप किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बल्कि इसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए एक अलग से सेक्शन है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, सेंसिटिव होती है। इसमें कई गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए अपराधों की जानकारी को सुरक्षित किया जाएगा, उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। वहाँ पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप किसी भी नियरेस्ट थाने में जाकर, सभी जगह साइबर डेस्क खुला हुआ है, अपनी सूचना दे सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां आपका पता है वहीं देंगे। आप भारतवर्ष में कहीं भी जहां आपको सूचना मिलती है, पता चलता है कि वो आपके प्रति साइबर अपराध हुआ है, वहीं थाने में आप जाके अपनी सूचना दे सकते हैं। सूचना आपकी अवश्य दर्ज की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमने अभी बात की, तो हम हमेशा आपको ये कहते हैं ना दर्शकों की, साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, वो आपको डरा कर, धमका कर, कोई भी लालच देकर आपको ठगने की या फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जी हाँ दर्शकों, तो अभी हमने जाना कि क्या है फ्रॉड एनफोर्समेंट ऑफिसर स्कैम, कैसे आप इससे बच सकते हैं। जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनुज अग्रवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर।